ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ कैंडिडेट कीज निकालें, मेरे पास 8 एट्रीब्यूट हैं या 10 एट्रीब्यूट हैं, तो साइज 1 के पहले सारे सॉल्व करो, साइज 2 के सॉल्व करो, साइज 3 के सॉल्व करो। तो क्या इसका कोई सिंपल तरीका है कि मैं इतने सारे स्टेप्स किए बगैर अब मुझे साइज 2 में जाने के लिए मुझे 15 क्लोजर चेक करने पड़े? मैंने 15 क्लोजर चेक किए तो मुझे पता चला जी बीडी इज द कैंडिडेट की। अगर मैंने ऑल पॉसिबल सुपर कीज निकाली हो फिर तो मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा, 2 रेज़ टू पावर n - 1 वाला, सारे क्लोजर चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जी मुझे आप सिर्फ कैंडिडेट की निकाल दें, तो इस केस में कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए हमें 15 क्लोजर करने पड़े थे। और अगर साइज 2 में एग्जिस्ट ना करता तो मुझे 10 क्लोजर और चेक करने पड़ते साइज 3 के। तो इसका मतलब मुझे 25 क्लोजर करता तो मुझे कैंडिडेट की मिलती। साइज 3 की कैंडिडेट की तक पहुंचने के लिए 25 क्लोजर चेक करने पड़ते साइज 3 की कैंडिडेट की तक पहुंचने के लिए। तो क्या उससे कोई आसान, उससे कोई सिंपल तरीका एग्जिस्ट करता है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। हम कहते हैं जी आर है हमारे पास w x y z और हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज है z gives w x y एंड x gives w। इसके अंदर कैंडिडेट की क्या होगी? w का क्लोजर लिया, w आ गया, x का क्लोजर लिया, x एंड w आ गया, y का क्लोजर लिया, y आ गया, z का क्लोजर लिया तो z आ गया और z से w x और y आ गए। तो इसके अंदर हमारी सुपर की क्या है? कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की इज इन दिस केस z। एक और केस देखते हैं। आपने कोशिश करनी है इसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कि कोई कॉमन पैटर्न आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। यू हैव टू फाइंड आउट अ कॉमन पैटर्न। a gives c, c gives b, b gives d, d gives e। जी अगेन लेट्स ट्राई। a के क्लोजर के अंदर मेरे पास a आ गया, a से मेरे पास c आ गया, c से मेरे पास b आ गया, b से मेरे पास d आ गया, d से मेरे पास e आ गया। ओके, b का क्लोजर लिया, मेरे पास b आ गया, b से मेरे पास d आ गया, d से मेरे पास e आ गया। c का क्लोजर लिया, मेरे पास c आ गया, c से मेरे पास b आ गया, b से मेरे पास d आ गया, फिर d से मेरे पास e आ गया। d का क्लोजर लिया, मेरे पास d आ गया, d से मेरे पास e आ गया। e का क्लोजर लिया, e के क्लोजर मेरे पास सिर्फ e आ गया। तो मेरे पास कैंडिडेट की क्या बनी? सिर्फ a बनी। जी कोई इसके अंदर पैटर्न नजर आ रहा है कि हमने कैंडिडेट की किस तरह फाइंड आउट की है? एक और केस देख लेते हैं। a gives c, e gives d एंड b gives c। अगर आप गौर करें मेरे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि किसी और एट्रीब्यूट की या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की मदद से निकाले जा सकते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको निकालने का कोई तरीका नहीं है। उनको निकालने के लिए मुझे वही एट्रीब्यूट इटसेल्फ यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मेरे पास डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? मेरे पास a को डिटर्मिन करने का कोई तरीका, b को डिटर्मिन करने का तरीका है, b को डिटर्मिन करने का तरीका कोई फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी जरूर है जिसके राइट हैंड साइड पे b आ रहा है। तो b को डिटर्मिन करने का, b को निकालने का कोई रास्ता है। सो b इज डिटर्मिनेबल। व्हाट अबाउट c? c इज डिटर्मिनेबल। व्हाट अबाउट d? d इज डिटर्मिनेबल। व्हाट अबाउट e? e इज डिटर्मिनेबल। एंड व्हाट अबाउट a? a इज नॉट डिटर्मिनेबल। और हमारी कैंडिडेट की क्या बनी है? इन दिस केस डिटर्मिनेबल एंड नॉन डिटर्मिनेबल। w को निकालने का कोई तरीका है, x को निकालने का कोई तरीका है, x को निकालने का तरीका एग्जिस्ट करता है, y, z एंड व्हाट वाज आवर कैंडिडेट की? तो क्या ये हमारा रूल एग्जिस्ट कर सकता है? एंड यू वुड फाइंड दैट माय ए बी ई का क्लोजर लेंगे तो आपको a मिलेगा, b मिलेगा, e मिलेगा, फिर a से आपको c मिलेगा, e से आपको d मिलेगा और b से c मिलेगा, b ऑलरेडी है, c ऑलरेडी है। सो दिस वुड बी द कैंडिडेट की दैट यू वुड फाइंड a b e। a b e से पहले आपको कोई सुपर की नहीं मिलेगी, ना साइज 1 में ना साइज 2 में, और साइज 3 में भी इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 25 क्लोजर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये जवाब मिल रहा होगा। जो भी हमने इसके ऊपर रूल लगाया, क्या उस रूल को लगाने की कोशिश करते हैं। व्हाट अबाउट डिटर्मिनेबल, व्हाट आर नॉट डिटर्मिनेबल? a डिटर्मिनेबल है, b डिटर्मिनेबल है, c डिटर्मिनेबल है। व्हाट अबाउट d? d इज डिटर्मिनेबल। व्हाट अबाउट e? एंड यू स्टार्टेड, यू फाउंड आउट दैट डिटर्मिनेबल और नॉन डिटर्मिनेबल्स को आप ले लें। सो a b e वुड बी योर कैंडिडेट। ऊपर वाले केस में अगर मैं यहां पे एक f भी डाल दूं, अभी तो मेरे पास a आया था ना, लेकिन अगर मैं f डाल देता हूं तो f इज डिटर्मिनेबल और नॉन डिटर्मिनेबल? f इज नॉन डिटर्मिनेबल। सो आपको जाके a f का जब आप क्लोजर लेंगे तो आपको a मिलेगा, b मिलेगा, c मिलेगा, d मिलेगा, e मिलेगा और f मिलेगा। सो हमने एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया कि डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट्स और नॉन डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट्स को अलग कर लो, और
डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट, नॉन डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट का क्लोजर लो तो आपको कैंडिडेट की मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी इफ दिस होल्ड्स जी, डिटर्मिनेबल एंड नॉन डिटर्मिनेबल। व्हाट अबाउट वी, डब्ल्यू, एक्स, एक्स एग्जिस्ट करता है बेटा, वाई एंड जेड। सो यहां से हमें यह पता चला कि V इज माय नॉन डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट। प्रूफ करें, प्रूफ करना साथ में जरूरी है। V का क्लोजर लिया, V के क्लोजर में क्या आया, V आया, बाकी कहां गए? ये तो हमारा एल्गोरिथम बनाते ही फेल भी हो गया। अच्छा, इस केस में देखें, मैंने V का क्लोजर लिया, अब यहां पे V के क्लोजर में सिर्फ V आया। अब इसका मतलब मुझे फिर अब V के साथ सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। ये मुझे पता चल गया कि जो नॉन डिटर्मिनेबल है दैट वुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि V को यूज किए बगैर मैं V निकाल नहीं सकता, तो V ऑलवेज हैव टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये मुझे पता चल गया, ठीक है। सो V से V W, V Y, V X और V Z। V W किया तो मेरे पास V आ गया, W आ गया, W से मेरे पास आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं है। V Y लिया, V Y का क्लोजर लिया, V आ गया, Y आ गया, Y से मेरे पास Z आ गया, Z से W X Y आ गया, W X Y ऑलरेडी है, ठीक है। ये V W X Y Z सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। V X का क्लोजर लिया, V आ गया, X आ गया, X से मेरे पास W आ गया, W से मेरे पास आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं है। V Z लिया, V Z आ गया, Z से मेरे पास W X Y आ गए, V W X Y Z, तो ये दोनों आ गए। तो इस केस में CK मेरी क्या बन गई, V Y एंड V Z। अच्छा, यहां से हमें पता चल गया जो एट्रीब्यूट नॉन डिटर्मिनेबल है ना, वो एट्रीब्यूट आपके सॉल्यूशन का पार्ट होगा, और उसकी वजह से आपका सॉल्यूशन जो है, बजाय ये 5 एट्रीब्यूट से 5 एट्रीब्यूट्स में साइज 2 तक पहुंचने के लिए आपको 15 क्लोजर चेक करने थे। 15 क्लोजर की जगह आपने 5 क्लोजर में आंसर निकाल लिया। A gives C, C gives B, B gives D, D gives E and E gives A. What can you tell me about A? A determinable है, B is determinable, C is determinable, D is determinable. What about E is determinable. अब क्या करेंगे, अब क्या मुझे सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। सो इन दिस केस अगर आप चेक करें तो मुझे ब्लैंक के साथ डिटर्मिनेबल सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। A C B D E, B से लिया तो B D E A C, C से लिया तो C B D E A, D से लिया तो D E A C B, E से लिया तो E A C, C से B, B से D, D से E, E ऑलरेडी है। तो इन दिस केस CK इज इक्वल टू A भी CK है, B भी CK है, C है, D है और E है। सो नाउ लेट मी रीडिफाइन बाय एल्गोरिथम। पहले मैंने क्या किया था, अपने एट्रीब्यूट्स को दो तरह के दो पार्ट में डिवाइड किया था, डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट्स एंड नॉन डिटर्मिनेबल एट्रीब्यूट। अब मैं अपने एट्रीब्यूट्स को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, लेट मी से कि मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं या तो किसी फंक्शन डिपेंडेंसी के लेफ्ट पे आ रहे होंगे या आ ही नहीं रहे होंगे, या नॉट अवेलेबल, NA और लेफ्ट यानी नॉन डिटर्मिनेबल वाला रीजन, या राइट पे आ रहे होंगे या कभी लेफ्ट पे होंगे और कभी राइट पे होंगे। इसको बोथ लिख लेते हैं। जिस तरह इन दिस केस यू कैन सी माई X कभी लेफ्ट पे आता है, कभी राइट पे आता है। X जो है वो और एट्रीब्यूट से निकल भी सकता है और कुछ और एट्रीब्यूट्स को निकाल भी सकता है। सो X जो है वो कभी लेफ्ट पे आता है, कभी राइट पे आता है। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट V? V लेफ्ट पे आएगा, बोथ में आएगा या राइट में आएगा? लेट्स लुक एट V। V जो है उसको निकालने का कोई तरीका एग्जिस्ट करता है? V यहां पे आ जाएगा। व्हाट अबाउट W? W राइट पे आएगा क्योंकि W से कुछ नया नहीं निकलता। X, Y एंड Z, यहां से आपको यह पता चलेगा जो ये वाला पहला कॉलम है ये हमेशा आएगा। सबसे पहले आपने पहले कॉम्बिनेशन का पूरा सेट लेके चेक करना है, क्योंकि ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको निकालने का कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे ही होंगे, इनके बगैर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हमें यहां पे सॉल्यूशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो लेफ्ट के साथ हम सेंटर वाले एट्रीब्यूट्स मिक्स करना शुरू करेंगे। पहले सेंटर वाले एट्रीब्यूट्स को एक एक करके जोड़ेंगे। सॉल्यूशन मिल जाता है, वेरी गुड। नहीं मिलता
दो दो करके जोड़ेंगे, मिल जाता है वेरी गुड, नहीं मिलता तीन तीन करके जोड़ेंगे, टिल द टाइम कि हमारे पास सेंटर वाले सारे कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट हो जाएं। जब सेंटर वाले सारे कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट हो जाएंगे देन वी आर गारंटीड कि हमें राइट वाले पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट वाले को निकालने के लिए या तो हमारे पास पहला कॉलम था या दूसरा कॉलम था, पहले कॉलम या दूसरे कॉलम का कोई एट्रीब्यूट ऐसा जरूर था जिसकी वजह से ये W जो है हमारा राइट पे आया हुआ है। सो इसके केस में हम क्या करेंगे, पहले V को चेक करेंगे, V के क्लोज में हमें सिर्फ V मिलेगा, फिर हम VX को चेक करेंगे, फिर VY को चेक करेंगे और VZ को चेक करेंगे, साइज 2 के तीनों चेक करेंगे, हमें यहाँ पे VXW आ गया, VY चेक किया तो VY आ गया, Y से हमारे पास Z आ गया, Z से हमारे पास WXY आ गया, WX आ गया, Y ऑलरेडी लिखा हुआ है, और VZ चेक करेंगे तो VZ, Z से हमारे पास WXY आ गया, WXY आ गया, Y से Z आ गया, Z ऑलरेडी है, X से W आ गया, W ऑलरेडी है, ठीक है। सो ये इन दिस केस माय CK इज इक्वल टू VY एंड VZ, R of A B C D E F G H I J, और AB gives EF, A gives C, B gives D G H I, H gives I, और AE gives B D F G H I जी। ऑलराइट जी, सो व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट A? क्या कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसके राइट हैंड साइड पे A आ रहा है? व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट B? व्हाट अबाउट C, D, E, F, G, H, I, J? So you would start with the combination of left hand side, आप AJ से स्टार्ट करेंगे, अगर AJ में मिल जाता है वेरी गुड, AJ में नहीं मिलता तो AJ के साथ आप सेंटर वाले कॉम्बिनेशन करने शुरू करेंगे, AJ B, AJ E, AJ E, AJ H, साइज 2 के सेंटर के एक एक करके आपने जोड़ लिए, अगर सेंटर के एक में नहीं मिलता आपको सेंटर के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जोड़ने हैं तो फिर उसके सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, आपको कहना पड़ेगा जी AJ BE, AJ BH, फिर AJ EH, ये आपको सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, बट स्टिल आपके पास ओरिजिनल केस के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स थे, 10 एट्रीब्यूट्स के ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आप निकाल रहे होते, 1023 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते, यहां पे आपके पास 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 1 8 कॉम्बिनेशन में आपको आंसर मिल जाएगा।